एलोपैथी के जो भी ऑप्शन थी उन्होंने उनको प्रॉपरली स्टडी किया, लेकिन उनको ये बात क्लियर हो गई कि एलोपैथी से उनकी इस डिजीज़ में कोई हेल्प नहीं होगी, कि उनकी जो किडनीज जो प्रॉपर फंक्शन करते हैं, उनके वाइटल ऑर्गन्स हैं, उन पे भी कीमो अगर उनको सजेस्ट होती है तो उसका रॉन्ग इफेक्ट आ सकता है। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये पीरियोडिक टेबल में स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है और इसकी डिटॉक्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी की बेटी डॉक्टर अनुपम दीप। डॉक्टर आज़ाद अपने आखिरी समय में किस तरीके से वो जिए हैं और उन्होंने कौन सी मेडिकल लाइन को अपनाया था, कौन सी उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कौन सी थेरेपी को अपनाया था, कौन सी पैथी को अपनाया था, इस बारे में भी हम आज बात करेंगे। डॉक्टर अनुपम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरी नमस्कार। डॉक्टर आज़ाद का नाम मेडिकल लाइन में कौन नहीं जानता, ये तो हम सभी जानते हैं। तो आज जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि उनका रूटीन कैसा था। मतलब सुबह से उठ करके शाम तक का, रात तक का, जब तक वो सोते थे वो क्या करते थे, क्या खाते पीते थे, क्या आप उनको देते थे और कौन सी मेडिकल थेरेपी वो अपनाते थे। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उनका रूटीन क्या था। जी वंदना जी, जैसे ही डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद सर को, मेरे फादर साहब को पता चला कि उनको AML की बीमारी है, तो उन्होंने एक अपने लिए स्ट्रेटजी प्लान करी। एलोपैथी के जो भी ऑप्शन थी उन्होंने उनको प्रॉपरली स्टडी किया, लेकिन उनको ये बात क्लियर हो गई कि एलोपैथी से उनकी इस डिजीज़ में कोई हेल्प नहीं होगी, रादर कि उनकी जो किडनीज जो प्रॉपर फंक्शन करते हैं, उनके वाइटल ऑर्गन्स हैं, उन पे भी कीमो अगर उनको सजेस्ट होती है तो उसका रॉन्ग इफेक्ट आ सकता है। तो ही मेड अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजी में को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग उनके फूड के बारे में बात करेंगे, सेकेंडली हम बात करेंगे कि वो फिजिकली उन्होंने क्या क्या किया, और थर्ड बात करेंगे कि माइंड और सोल हीलिंग के लिए उन्होंने क्या किया। तो हम शुरुआत करते हैं कि फूड के बारे में। आज जैसा कि आपने कहा कि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हम फूड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो सुबह उठने के बाद उनका रूटीन क्या होता था? वंदना जी, सुबह जब वो उठते थे तो सबसे पहले वो अल्कलाइन वाटर लेते थे। अल्कलाइन वाटर के बाद हम उनको काढ़ा देते थे अराउंड 6-6:30 के बीच में। उसके बाद उनको ग्रीन जूस दिया जाता था। यहाँ मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगी। आपने जैसा कि बोला कि हम काढ़े देते थे, तो आप उन्हें कौन कौन सा काढ़ा देते थे? सिर्फ एक ही देते थे या बदल बदल के देते थे? काढ़े कभी कभी हम लोग थोड़ा सा चेंज ले आते थे, लेकिन उनका काढ़ा रूटीन में एक ही रहा काढ़ा। तो उसमें हम लोग जो लीव्स थे, पत्ते थे, वो डालते थे। उसमें जो पत्ते होते थे वो गिलोय के 4 पत्ते डालते थे, पपीता का 1 पत्ता होता था, नीम के 15 पत्ते होते थे, बिल के 4 से 5 तक पत्ते होते थे, और पीपल के 2 पत्ते होते थे। इस चीज़ का उनको काढ़ा देते थे। पर कभी कभी जब बंदे का एक चीज़ लेते लेते थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, उनका मूड थोड़ा सा होता था कि आज नहीं लेना, तो उनको कभी कभी सिंपल हम लोग तुलसी का काढ़ा दे देते थे। इसके बाद में क्या करते थे? काढ़े के जस्ट बाद में क्या आप उनको कोई और जूस या नारियल पानी वगैरह भी देते थे? जी, नारियल पानी उनका डेली था। उनका नारियल पानी इमीडिएटली नहीं कह सकते इसको, हम लोग कहेंगे कि आधा पौना घंटा के बाद उनको हम लोग कोकोनट वाटर देते थे, और कोकोनट के वाटर के बाद उनको या तो ग्रीन जूस देते थे या फिर कभी कभी उनके मन के अकॉर्डिंगली उसको सूप से सब्स्टिट्यूट कर देते थे। ग्रीन जूसेस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ग्रीन जूस कैंसर पेशेंट को दिए जा सकते हैं? एक कैंसर पेशेंट के लिए जो ग्रीन जूस हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं। ग्रीन जूस जो मेन देते थे उनको ऐश कार्ड, जिसको मिठाई वाला पेठा हम लोग बोलते हैं, उसका जूस 7 डेज, और साथ में खीरे का जूस 7 डेज पे अल्टरनेट करके देते थे। लौकी भी देते थे, उसकी अवेलेबिलिटी पे था, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ उनको ऑर्गेनिक देते थे, तो ऑर्गेनिक फूड की अवेलेबिलिटी पे था। और जो ग्रीन जूस था उसमें भी हम लोग कुछ पत्ते ऐड करते थे, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था व्हीट ग्रास।
व्हीट ग्रास जो है इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज नोन है, सो व्हीट ग्रास इज ए मस्ट फॉर अ कैंसर पेशेंट। उसमें हम लोग मोरिंगा लीव्स ऐड कर देते थे और कड़ी पत्ता भी ऐड करते थे। अभी आपने बात करी कि आप व्हीट ग्रास देते थे, लेकिन कहा यह भी जाता है, अक्सर सुनने में आया है वैसे तो, कि जो ग्रीन व्हीट ग्रास होती है, ये जो व्हीट ग्रास है ये 15 दिन से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, अदरवाइज ये उल्टा रिएक्शन करने लगती है बॉडी पर, किसी को वॉमिट आने लगती है, मतलब ठीक नहीं रहती है 15 दिन बाद। जी, ये किसी हद तक सही भी कह सकते हैं, क्योंकि व्हीट ग्रास जो है ये उगती है जब तो बहुत चीज़ों से कंटामिनेट हो जाती है ये, क्योंकि इसको इसको बहुत लोग जो है क्लीन भी नहीं करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल घास होती है, इसको इतनी इजीली क्लीन भी नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पे पटियाला में एक ऑप्शन और अवेलेबल है, यहाँ पे किसी ने अपना ग्रीन हाउस लगा के रखा हुआ, तो उसमें फ्रोज़न व्हीट ग्रास की फैसिलिटी थी, तो पापा को हम लोग रोज़ फ्रोज़न व्हीट ग्रास भी दे देते थे, जबकि ऐसे व्हीट ग्रास की अवेलेबिलिटी मतलब नॉर्मल वाले की नहीं होती थी। उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। क्या इसके बाद में आप फ्रूट्स भी देते थे? जी, फ्रूट्स लगभग उनको हम लोग 11 बजे के अराउंड उनको फ्रूट्स देते थे। फ्रूट्स यूजुअली सीजनल फ्रूट्स ही होते थे। एप्पल उनको पसंद था, एप्पल देते थे हम लोग, ग्रेप्स देते थे। उसके बाद एक फ्रूट है जिसको चकोतरा बोलते हैं, वो देते थे। एक फ्रूट है एवोकाडो, इसकी भी जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेडन है, तो इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, वो देते थे इनको मेन। बाकी जो सीजनल उनकी चॉइस पे भी होता था। ग्रीन जूस के बाद में आप उन्हें क्या दिया करते थे? ग्रीन जूस के बाद में हम उनको फ्रूट की एक प्लेट देते थे। उसके बाद फ्रूट्स के बाद 45 to 1 आवर जैसी कि उनकी भूख लगती थी, उनकी भूख के अकॉर्डिंग उनको फिर हम लोग सैलड देते थे। और जो सैलड है, सैलड में भी जो सीजनल, मैं बार बार एक ही वर्ड यूज़ कर रही हूँ, सीजनल, क्योंकि सीजनल वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। जो सीजनल चीज़ें आपको वो फ्रेश मिलेगी, अच्छी मिलेगी, प्लस जो पर्टिकुलर डिजीज़ से एक इंसान जूझ रहा है, जैसे कि इस केस में कैंसर है, उसमें जैसे कि जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें जो आ जाता है, कुछ कच्ची भी खा सकते हैं हम लोग, कुछ पकानी पड़ती हैं। इसमें हम लोग की पत्ता गोभी आ जाएगी, बंद गोभी आ जाएगी, लेट्यूस लीफ आ जाएंगे, मूली आ जाएगी, जो छोटी वाली रेडिश जो रेड सी होती है, अगर वो अवेलेबल है वो इसमें आ जाती है। तो और जो बाकी जो सब्जियां थी वो भी हम लोग ग्रीन और लीफी, यही सब्जियां चलती थी और वो सारी ऑर्गेनिक होती थी। तो फ्रूट्स के बाद जो वेजिटेबल्स और सैलड थी, तो जितनी वो खा सकते थे कच्ची, वो कच्ची खा लेते थे। फिर उनकी ही, जैसे कैबेज की सब्जी बन सकती है, कॉलीफ्लावर की सब्जी बन जाती है, इवन ब्रोकली को भी हल्का सॉटे करके आप इसकी सब्जी बना सकते हैं। तो मोस्टली हम उनको वेजिटेबल्स ही देते थे। अभी आपने बात करी कि आप उन्हें सब्जियां देते थे, तो सब्जियां जब आप देते थे, जब तो वो आप कौन से ऑयल में बनाते थे? क्या कोई ऐसे ऑयल हैं जो उनकी हेल्थ के लिए उस वक्त अच्छे थे या कैंसर पेशेंट्स के लिए ठीक रहते हैं? देखिए, अगर कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो हम लोग 2 ऑयल्स ही यूज़ करते थे। जैसे सरसों का जो कच्ची घानी का ऑयल है फॉर कुकिंग, जैसे कोई सूखी सब्ज़ी उनको पसंद है, वो सूखी सब्ज़ी खाना चाहते हैं, तो कच्ची घानी का सरसों का ऑयल यूज़ करते थे। और अगर कोई तरी वाली जैसे पल्सीज हैं, दालें बनाते थे, तो उसमें हम लोग देसी घी से उनको उसका तड़का लगा देते थे। और एड ऑन जो एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए, ओवरऑल हर बॉडी के सेल के फंक्शनिंग के लिए अच्छी है, वो होते हैं गुड ऑयल्स। ये या तो वर्जन होने चाहिए या फिर कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड होने चाहिए। तो ये वो सुबह और शाम को 15-15 ml वो अपने फूड के ऊपर डाल के खाते थे। तो इसमें मेन था बिलोया देसी घी था, कोकोनट ऑयल था, सैफ्लावर ऑयल था, सेसमे ऑयल था, ग्राउंडनट ऑयल था। तो ये ऑयल्स बदल बदल के वो रेगुलर लेते थे। बट ये जो है कि ये कुक्ड नहीं होते, इनको कुक नहीं करना होता, ये ऊपर पोर करते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं इसको पोर कर दिया जाता है। मतलब कि जो वर्जिन ऑयल होते हैं उनको ऊपर से डाल के वैसा का वैसा ही खाना चाहिए, आग पर नहीं पकाना चाहिए। जी जी, कहने बिल्कुल। का मतलब यही हाँ, है। क्योंकि उनकी सारी न्यूट्रिटिव वैल्यूज फिर लॉस्ट हो जाएंगी अगर हम उनको एक बार वो आग पे चढ़ गए, तो जो हम उनसे फ़ायदा लेना चाहते हैं वो फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब आप उनको वेजिटेबल्स देते थे तो साथ में आप क्या देते थे? रोटी देते थे या फिर मिलेट्स देते थे? क्योंकि सर मिलेट्स को, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे, तो क्या आप उनको मिलेट्स ही देते थे या सिंपल गेहूं की रोटी देते थे? नहीं नहीं, उन्होंने गेहूं कभी भी नहीं खाया, वो मिलेट्स ही खाते थे।
मिलेट्स भी मोस्टली वो अम्बली खमीर के फॉर्म में मिलेट्स होते थे, साथ में वो वेजिटेबल्स या कभी कभी पल्सेस दालें लेते थे और साथ में ग्रीन चटनी लेते थे। सो सुबह और शाम 2 टाइम वो मिलेट्स ही खाते थे। हाँ, कभी कभी जब होता था कि वो रोटी खाना चाहते हैं तो हम उनको न्यूट्रल मिलेट्स की रोटी देते थे, जिसमें रागी, ज्वार, बाजरा और मक्की आ जाते हैं, इनकी रोटी। गेहूं उन्होंने कभी नहीं खाया। अभी आपने बात करी कि आप उन्हें ग्रीन चटनी भी देते थे, तो ग्रीन चटनी में क्या होता था? मतलब अकेला धनिया या पुदीने की, या सब मिक्स करके बनाते थे? ग्रीन चटनी में आज़ाद सर को पसंद था पुदीना, धनिया, और उसमें हम लोग एक चीज़ ज़रूर डालते थे, वो था क्रश्ड गार्लिक और थोड़ा सा जिंजर। इनकी भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी उनके लिए स्पेशली देसी टमाटो आता था, वो ग्रीन चटनी में भी ऐड करते थे और सैलेड में भी उनको देते थे। क्या वो किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट भी मानते थे, या अपने रूटीन में कोई चीज़ वो इम्पोर्टेंट ऐसी कुछ हो उनके रूटीन में जो आप बताना चाहेंगी? जी, इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि ये डिज़ीज़ ब्लड से रिलेटेड सी थी, जिसमें कि कोदरा जो मिलेट है इसका बहुत अच्छा रोल है। तो वो कोडो मिलेट ज़्यादा लेते थे। 3 दिन कोडो चलता था, बाकी जो 4 मिलेट्स हैं वो 1 डे चलते थे। और इसमें एक बात जो और ऐड करनी चाहिए वो ये कि एक फ्रूट के बारे में हम लोगों को पता चला था, उसको नागफनी बोलते हैं। ये कैक्टस प्लांट का फ्रूट है। ये हम लोग राजस्थान अबोहर की साइड पे से लेके आए थे। ये छोटा सा फ्रूट होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे से कांटे कह सकते हैं, कांटे होते हैं। तो इनको प्रॉपर क्लीन करके इनका जूस बना के इनको मॉर्निंग में रेड जूस जैसे इनको इस फ्रूट का जूस देते थे, क्योंकि इसकी भी प्रॉपर्टीज़ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ नोन है और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये हम लोगों ने स्पेशल उनकी डाइट में ऐड किया था। और एक जो बीइंग अ कैंसर पेशेंट, जो उनके साथ जो मेन इशू ये आ रहा था कि उनके जो सीरम प्रोटीन लेवल्स हैं वो कैसे भी मेंटेन नहीं हो रहे थे, वो हमेशा हमेशा लोअर साइड पे रह रहे थे सारी डाइट के बावजूद। तो हम लोगों ने उनकी डाइट में जो देसी चिकन होता है उसका सूप ऐड किया था। जी, क्योंकि अक्सर कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि चिकन वगैरह नहीं देना चाहिए, तो चिकन के अलावा क्या आपने कोई डेयरी प्रोडक्ट भी दिया था? चिकन हम लोगों ने लिया था, वो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो देसी था, नॉट जो बॉयलर होता है। देसी मतलब जो फ्री घूम रहा है, जो फ्री चारा या जो भी वो खाते हैं, दैट इज़ टोटली पेस्टिसाइड फ्री, वो वाला चिकन था। फ्रेश वाटर फिश जो है वो भी उनको दी थी। और जो A2 मिल्क है, देसी गाय का मिल्क, उसको ढूंढा हम लोगों ने, उसका दही और उसका पनीर भी उनको देना शुरू किया था। जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो फिजिकली क्या करते थे? फिजिकली उनको एक्टिव रहना शुरू से बेहद पसंद था, तो उन्होंने इस बीमारी में भी अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं छोड़ी। एक जो सबसे पहले जो ऐड करना है और जो उनका फेवरेट था वो था कि धूप में बैठना, क्योंकि इस धरती पे जो एनर्जी का सोर्स है वो एक ही है, वो है सूरज। सो सुबह 1 घंटा वो सूरज में मिनिमम क्लोथिंग के साथ बैठते थे और हल्के कोकोनट ऑयल की मालिश लेते थे। ये उनका डेली का रूटीन था। और फिजिकल एक्सरसाइज में वो जैसे जैसे उनसे जितना हो रहा था, तो वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज उनका मस्ट था। और मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए वो डंबल्स करते थे, पैडलिंग करते थे और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते थे। स्ट्रेचिंग भी उनकी बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है। हमारे यूट्यूब चैनल पे उसके उन्होंने मतलब अक्टूबर में, मैं कहूँगी अक्टूबर में डायग्नोज हुआ था और अक्टूबर में उन्होंने स्ट्रेचिंग की वीडियो बनाई थी। मतलब उसको देख के कोई कह नहीं सकता था कि उनको इस तरह की प्रॉब्लम भी है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्ट्रेचिंग कोई 30 साल का इंसान भी कर सकता है जो जैसी उन्होंने तब स्ट्रेचिंग करी थी। तो उनका ये रूटीन ये बीमारी होने के बाद भी स्टार्ट रहा जब तक वो कर सके। प्लस वो अपने लंग्स की हेल्थ के लिए शंखनाद करते थे। शंख एक लिया था हम लोगों ने, शंख को बजाते थे वो। और जो एक रेस्पिरोमीटर होता है लंग्स की एक्सरसाइज के लिए, वो भी यूज़ करते थे। और कुछ एक्यूप्रेशर के लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो लगातार अपनी पैरों के, हाथों के एक्यूप्रेशर लगातार यूज़ करते थे। फिजिकली एक्टिविटी के बाद उन्होंने क्या किया? क्या उसके साथ में वो कोई और थेरेपी भी लेते थे? जैसे हाइड्रोजन थेरेपी वगैरह के बारे में हमने सुना है कि कैंसर पेशेंट लेते हैं, बहुत रेयर केस में है ना मिलती है इंडिया में ये, तो इस बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप? जी, उस समय हम लोग पापा और मैं हाइड्रोजन थेरेपी के बारे में काफ़ी रीड कर रहे थे जब ये वाला इशू आ गया।
तो हम लोगों ने इसके बारे में, इन्हेलर के बारे में ढूंढना शुरू किया। कई जो वेल विशर्स थे उन्होंने हेल्प करी। सो हम लोगों को पता चला कि इंडिया में कहाँ ये अवेलेबल है। हम लोगों ने हाइड्रोजन इन्हेलेशन मशीन घर में मंगवाई, प्लस उसके साथ हाइड्रोजन वाटर। वो दिन में 2 बार हाइड्रोजन वाटर भी लेते थे और हाइड्रोजन इन्हेलेशन मशीन लेते थे। एक बात मैं दर्शकों को बता दूं, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये पीरियोडिक टेबल में स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है और इसकी डिटॉक्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने हाइड्रोजन वाटर भी पिया भी है और इसकी 1 घंटा इन्हेलर भी लिया है हाइड्रोजन का। फिजिकली एक्सरसाइज भी उन्होंने की, हाइड्रोजन थेरेपी भी उन्होंने ली। क्या वो इनर सोल के लिए भी कुछ किया करते थे? हाँ वंदना जी, उन्होंने ये उनका मुझे लग रहा है कि लास्ट में उन्होंने जो वीडियोस भी बनाई हैं इस पे उन्होंने वैसी सोल हीलिंग पे बहुत सारी बातें, ब्रीदिंग टेक्निक दर्शकों को बताई हैं। सो एक तो उन्होंने मुझे जो जाते समय बोला था कि वो एक कर्म योगी हैं। सो उन्होंने एक उनका डेली का रूटीन था कि सुबह 1 घंटा उन्होंने इस डिज़ीज़ के बावजूद भी एक अपनी बुक बनाने के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी। वो उनका डेली का रूटीन था, ये उनका काम था, उनका जो कर्म था इस दुनिया में। वो आए और वो करते रहे इसको। उसके बाद उन्होंने ओम चैंटिंग, जो ओम जो एक इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की एक वॉइस है जो बहुत हीलिंग है, ओम चैंटिंग का रेगुलर जाप किया। हमिंग रेगुलर करते थे और ब्रेथ वर्क में उन्होंने आगे पढ़ा और उसमें सर्टन ब्रीदिंग टेक्निक्स, एक्सेलेशन हीलिंग ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। सर्टन साउंड्स मुंह से निकालते हैं जो आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को हील करती हैं। वो टेक्निक्स उन्होंने यूज़ करी। ये उनका सोल हीलिंग के लिए ये रेगुलर रूटीन रहा। अगर हम सरल भाषा में कहें तो योग, आसन, प्राणायाम पर भी उन्होंने जोर दिया। जी बिल्कुल। वो जब तक जो जितना कर सकते थे उन्होंने कभी ये नहीं किया कि नहीं करना। उनका वो डेली का रूटीन था। उनको देख के हम लोगों को भी रादर प्रेरणा मिलती थी। उनको देख के आपको ही नहीं, सभी को बहुत प्रेरणा मिलती है। यहाँ तक कि हमारे दर्शक भी उन्हें बेहद याद करते हैं। अब तक सवाल आते हैं कि डॉक्टर आज़ाद से हमने ये ऐसा कुछ पूछना था लेकिन वो पहले ही चले गए। दर्शक भी उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये एपिसोड बनाया कि वो अपने आखिरी दिनों में क्या टेक्निक अपना रहे थे, क्या वो कर रहे थे जिससे कि उन्होंने इतना सेफली अपना जीवन जिया। डॉक्टर अनुपम आज़ाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।